अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जहाने रमजान ट्रांसमिशन 365 न्यूज पे डेली आप हमें देखते हैं और हमारी टीम को भी सारा दिन। मेरे साथ है ज़ोहेब हसन, मैं हूं नादिया खान। आप लोग कैसे हैं? रमजान कैसा चल रहा है? रोजे कैसे चल रहे हैं? और ट्रैफिक का हाल हो? ट्रैफिक का हाल, और ये जो हमारा जहाँ ऑफिस है उससे पहले जो एक ट्रैफिक जैम होता है नादिया, तो उसके लिए बड़ा प्लान करना पड़ता है। 15-20 मिनट तो आप वहाँ स्टक रहती है ट्रैफिक। मेरा दिल किया कि मैं आपको फोन करूं कि कहीं से स्कूटर अरेंज करो, बाइक अरेंज करो, मुझे आके यहाँ से पिक कर लो, कि मुझे लगा शायद शो मिस हो जाए। इतनी सी जगह है। अच्छा, जब आप वहाँ पहुंचते हैं ना तो आपको होता है कि यार ये जैम क्यों था, वो गाड़ियां रुकी भी क्यों थी, ये भी नहीं समझ आ रहा। वो एक कनेक्टिंग रोड दूसरी तरफ जा रही होती है, तो वहां अगर प्रॉपर एहलकार खड़े हुए हो, ट्रैफिक पुलिस एहलकार, तो वो फिर मैनेज कर पाते हैं। कभी कभार ये होता है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं होते हैं तो लोग अपनी मर्जी से और फिर एक दूसरे में। हाँ, और पता है वहाँ यू टर्न है, लेकिन एक दो जो रोज बनी हुई दोनों वहां से यू टर्न ले रहे थे, लेकिन सिर्फ राइट वालों को लेना चाहिए। रॉन्ग साइड के तो मैं कहती हूँ कि कमाल है, कितने कॉन्फिडेंस से बाइक वाले, स्कूल की जो गाड़ियां जिसमें बच्चे होते हैं ऐसे आपके सामने से आ रहे होते हैं। कल परसों तो मुझे लगा कि एक मैं थी सामने से, एक अंकल आ रहे थे, मैंने कहा मैं गई, जितनी तेजी से वो आए मुझे देख रहे थे, लेकिन उन्होंने स्पीड कम नहीं की। तो मतलब ऐसे टाइम पे ना मैं ऐसे बैठ जाती हूँ। बिल्कुल, अक्सर आते जाते नजर आ रहा होता है, वाकयात हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं। तो खैर इनकी तो हम अपने शो पर बात करते हैं। आज के शो में क्या कुछ है पहले ये जरा बता दें नाज़रीन को। आज हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे क्योंकि बड़ी बड़ी किया है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने, और फिर एक ऑपोजिशन की जो बड़ी मुंतजिर थी ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी मीटिंग हो JUI के साथ, तो वो JUI के साथ मीटिंग भी हुई है। उस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला है ये हम आपको बताएंगे। और क्या है नादिया? मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई है, तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद और सिंगल डिजिट में अब चले जाए जो हमारी इंटरेस्ट रेट है। वो लोग जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में, या आई थिंक हर शोबे से लोगों को इफेक्ट तो होता है। वो लोग जो लोन्स पे घर के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, गाड़ियों के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, उनको है ये मुझे पता चला कल। हाँ, मैं ये मुझे ना समझा रहे थे। अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ नादिया, होता ये सारा, तो मैंने कहा नहीं मुझे इसका बहुत इंटरेस्ट। बात कटिंग पे जब पहुंची कटिंग पे मैंने कहा रियल एस्टेट का मुझे इतना पता है, शौक है, म्यूचुअल फंड्स का मुझे पता है, बहुत आइडिया है, तो इसलिए आई नो। और मुझे ये भी पता है कि ये तो जो म्यूचुअल फंड, जो इंटरेस्ट रेट था म्यूचुअल फंड्स का, वो तो 22-24 पे भी गया है। और तो ये खुश 12 पे, ये अच्छा साइन है 12 पे ही रहेगा। हुआ ये है कि 12 पे ही गया है, ना बढ़ा है ना कम हुआ। बिल्कुल, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। तो अब ये एक अच्छी खबर है मईशत के लिए कि मईशत संभल रही है और सभी इस पर फोकस है। भी हम और बात करेंगे थोड़ी देर में डिटेल में। बिल्कुल, ओवरसीज का सेगमेंट होगा हमारे पास, और इसके साथ साथ मौसम का भी अहवाल होगा, और कुछ बाबर आजम के लोग अलाइक भी हैं। कोई नए बाबर आजम में डॉपलगैंगर आ गए हैं बाबर आजम के, और हमने सिर्फ ये चेक करना है कि क्या वो उनसे बेहतर खेल सकते हैं, तब तो बहुत फायदा हो जाएगा। और उनको ये भी देखना है कि वो एड्स में उनकी परफॉर्मेंस क्या बाबर आजम से बेहतर है, तो हो सकता है कि उनका भी फायदा, जी ब्रांड्स का भी फायदा हो जाए, तो हम बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। अच्छा, तो नादिया कल मैंने भी और आपने भी जब हम बात कर रहे थे शो के बाद, और फिर उसके बाद भी ज़रा हमारी बात होती रहती है टीम के साथ, एक वीडियो मतलब वायरल हो रही है, सर्कुलेट कर रही है, और उस वीडियो में देखा जा रहा है अफ्तारी का एहतमाम कराया जाता है बहुत से लोगों, मुखय्यर हज़रात की तरफ से, और बड़ा डिसिप्लिन भी हम देखते हैं, बड़ा जबरदस्त इंतजाम होता है। लेकिन यहाँ जो इंतजाम था कुछ अजीब सी सूरत हाल थी, एक पैनिक किसी सूरत हाल वहां पर थी। पहले दिखा दें, जी फिर उसमें जरा वीडियो दिखाइएगा, वो कहाँ की वीडियो, और ये भी बताएं कि ये हुआ कहाँ है। तो ये फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की वीडियो है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ही या तो क्या सायरन बजा है या फिर लोगों को सिग्नल दिया है, ग्रीन सिग्नल मिला है कि बस ठीक है अफ्तारी खुल गई है, अफ्तारी की प्लेट्स आ गई। तो ये कैसे बना, क्योंकि देखिए बाहर भी जाती हैं इस तरह की वीडियोस। ये तो मैंने बड़े अरसे से मैं नोटिस कर रही हूँ कि हमारे खास वो वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें पाकिस्तान का बुरा इमेज नजर आए, बुरी पिक्चर नजर आए, और लोग कहें ओ हाय ये देखो यहाँ क्या हो रहा है। मैं ऑन दी अदर हैंड इसमें कुछ और देख रही हूँ ज़ोहेब। मैं ये देख रही हूँ कि जब आप अफ्तारी करवाते हैं, ठीक है ना, वो आपके मेहमान हैं, ठीक है, जैसे भी हो, जिस तबके से भी हो, वो आपके मेहमान हैं। जब आपने उनको बुलाया है तो आपको पता होना चाहिए कि इतने लोग आएंगे, ठीक है, आने भी आपने उनको दिया। उसके बाद उनके लिए आसानी कैसे होगी, वो कैसे खाएं कि उनको तकलीफ ना हो, तरीके से हो, ऑर्डर में हो, ये इंतजामिया की जिम्मेदारियां है जिन्होंने भी अफ्तारी ऑर्गेनाइज की। और अगर वो ऐसे भागे, एक तो ये कि जब कुछ लोग भागते हैं तो उसके पीछे वाले भी भागते हैं, उससे पीछे वाले भी भागते हैं, फिर आप भागते ही रहते हैं, बिल्कुल भगदड़ जो मच जाती है। तो इसमें मैं तो कहूंगी मैनेजमेंट ने कैसा उन्होंने इंतजाम किया कि जो लोगों की ये हालत हुई, बिल्कुल। अच्छा, ये एक मनाजिर वैसे भी देखने में ना बड़े अजीब से है, सेल्फ स्टीम होती है। मैं वैसे अपनी यानी
अपनी जात की बात करूं या ये जो लोग भाग रहे हैं, थोड़ा सा इनको भी जिम्मेदारी इनके ऊपर भी ना दिया थोड़ी सी है कि देखो मैं देखिए रमजान बिल्कुल वो तो है, लेकिन आप ये देखिए ना कि जो भूख है, आप जब रोजा रखते हैं, जो आपके घरों में क्या होता है, कभी जरा देर हो जाए, देखें जरा जो हेड ऑफ द फैमिली के गुस्से का हाल होता है, छोड़ के चले जाते हैं, चीजें पटकने लग जाते हैं, बच्चे नाराज हो जाते हैं, क्या हो गया अम्मी इतनी देर हो गई, अभी तक पकौड़े नहीं आए, अभी तक बिरयानी नहीं आई, ये नहीं आई। तो अफ्तारी के टाइम तो वैसे गुस्सा, लेकिन आप देखो कि व्हाट दे गोइंग थ्रू, गुस्सा भी है आपका, आप इरिटेटेड भी हुए हैं, भूख भी लग रही है, तो इंसान जो है ना उस वक्त आप नॉर्मल नहीं होते इन दैट स्टेट। तो उस वक्त मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप डब्बों में उनको तरीके से देते, जितने लोग भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपके मेहमान थे और आप मेजबान थे। बिल्कुल। तो मैं तो साहिर ने कहा है ना कि भूख आदाब के, आप सही कह रहे हैं, भूख आदाब के साँचे में नहीं डल सकती। जी जी, वो जो भूख जो है ना, आप वैसे भी मतलब आप देखिए जब बड़ी दावत हो तब भी केओस मच जाता है। हमने कहीं देखा कि कोई आउटलेट कहीं पर सेल लगी है तो वहां पर भी बड़े अच्छे अच्छे लोग, यानी बिल्कुल लगता है कि वो एक मिडिल क्लास, वो तो बहुत पुट ऑफ है, बुरा लगता तो ये एक मुआशरे के तौर पर, एक कौम के तौर पर क्या ये रवैये इस तरफ हमारे जा रहे हैं? कहीं आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की देखते हैं, हम किसी की बर्थडे होती है, एकदम से केक के ऊपर लोग टूटते हैं। अच्छा, ये सिर्फ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हुआ होता है पाकिस्तान में, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, दुनिया भर में। आपने कभी यूके की ऐसी देखी है सेल्स, कभी कुछ वहां जब होता है तो ये लाइनों में लोग लग जाते हैं इतनी देर से, और कभी कभी क्लियरेंस सेल्स पे दुनिया भर में, ठीक है, ऐसे होता है कि लोग टूट पड़ते हैं चीजों पे। बिल्कुल, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, बट हैपेंस एवरीवेयर, क्योंकि लोग जो है उनको जब फायदा हो रहा है, उनको ये पता हो कि ये लिमिटेड चीज है, ठीक है, कि ये डिजाइन फिर नहीं मिलेगा या ये इलेक्ट्रॉनिक्स पहले नहीं मिलेगी। मैंने अपने सामने देखा, मैं ऐसे एक स्टोर से भागी भी हूँ मैं चलेगी मजे से ना, मैं बता रही हूँ, यूके में मेरी बच्ची खो गई, मैं पागलों की तरह इसको देख रही, मुझे अंदाजा नहीं था कि इसका ये हाल होगा। मैं एक फ्लोर पे गई, वहां नहीं हाल था, जब मैं दूसरे फ्लोर पे गई वहां सेल थी, इंग्लैंड की बात है, यूके की बात है, भगदड़ जो भाग रहे थे लोग, ये उठाया, मैं लीजे को ढूंढ रही हूँ सारा। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, क्लियरेंस सेल्स हो या ये, तो लोग पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और देखिए खाने पीने की अशिया पे थोड़ा सा मार्जिन है, ठीक है, आप दूसरी चीजें यानी कि आप कुछ खरीदारी वैसे करने जा रहे हैं, कपड़ों की खरीदारी है, तो उसमें तो जरा आप संभल के, लेकिन ये कि ठीक है खाने पीने की अशिया पर जैसे नादिया ने कहा कि भूख फिर किसी चीज को नहीं देखती है। ऑर्गेनाइजर्स को भी चाहिए कि बेहतरीन इंतजाम करें, ऐसा इंतजाम करें जितने लोगों के लिए किया गया है तो उनको भरपूर तरीके से मिले, और लोगों की भी इसमें जिम्मेदारी है, तो मुश्तरका तौर पर अगर जिम्मेदारी अदा करेंगे तो ये इस तरह के मनाजिर फिर लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ जी, तो ये थी जनाब वीडियो जिस पर हमने कुछ तबादला ख्याल भी किया और अपना ओपिनियन भी आपको दिया। लोग जजमेंटल हो जाते हैं। तो अच्छा, वीडियोस एक तो वैसे भी मिसलीडिंग होती हैं, आपको नहीं पता उसकी सोर्स क्या है, आपके कौन से दुश्मन मुल्क ने बनाई है, कौन से दुश्मन ने बनाई है, और वो नेगेटिव आपकी इंप्रेशन दे रही है, तो थोड़ा ख्याल करें। एआई जनरेटेड भी है ना, तो ऐसा भी है कि फेक, बिल्कुल कंप्लीटली फेक वीडियो, बिल्कुल। तो एआई से भी तो पता ही नहीं चल रहा कि अब ट्रम्प को नहीं छोड़ा उन्होंने जो वीडियोस बनाई है तो हम लोग का क्या हाल होना है, लेकिन इसके पीछे जो आप देखते हैं जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वैसा हो। अच्छा जी, तो ये थी वीडियो। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सियासत से मुताल्लिक़, जैसे हमने आपको बताया कि बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ी पेशरफ्त हुई है सियासत के मैदान में, और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ है, लेकिन जो खास बात है वो ऑपोजिशन की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अत्तुल इम्कान ये कोशिश कर रही है कि किस तरह कोई अलायंस बने और रमजान मुबारक के बाद एक फुल फ्लेज एक कैंपेन शुरू की जाए हुकूमत के खिलाफ। तो इस सिलसिले में कल ये मीटिंग हुई थी। हमारे साथ तर्जुमान जमात JUIF के रहनुमा है असलम गौरी साहब, मरकजी तर्जुमान है। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी असलम गौरी साहब, ये कहिएगा, जी 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 ये कहिएगा, पहला सवाल ये कि कल जो आपकी मीटिंग हुई है उस मीटिंग से मुताल्लिक क्या उसका एलामिया जारी हुआ और किन बातों पर तबादला ख्याल किया गया, कुछ इत्तेफाक हुआ भी या नहीं हुआ? देखिए, हमने जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे असद कैसर साहब को 15-20 रोज कबल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हमने उनके हवाले किए थे, जो उन्होंने कहा था कि हम इनको बानी पार्टी से, बानी चेयरमैन से डिस्कस करके फिर आपको बताएंगे। तो फिर 15-20 दिन तो शायद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, और उसके बाद जो मुलाकात हुई है तो फिर हम 1-2 दिन बाहर से कहीं इस्लामाबाद से, तो कल जब मीटिंग हुई है तो इस मीटिंग में सारी चीजें सामने डिस्कस हुई हैं। मजीद कुछ चीजें हैं, 2-4 चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हमने दोबारा फैसला किया है कि फिर इसको डिस्कस करेंगे। वो भी खान साहब से मुलाकात कर लेंगे और मुलाकात करके उसको मजीद उनसे डिस्कस करके बात करेंगे, और हम भी मौलाना साहब से या पार्टी की दीगर कोर कमेटी से बात कर लेंगे। अच्छा, और उसके बाद हम इंशाल्लाह हम दोबारा एक मुलाकात करेंगे, और उस मुलाकात में जो आज कल की मुलाकात से चीजें रह गई हैं
और आइंदा मुलाकात में इंशाल्लाह उसको हम कवर करेंगे। सर कोई प्रोटेस्ट वगैरह तो नहीं एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आवाम बड़ी परेशान हो जाती है, खासतौर पर इस्लामाबाद में तो ऐसा फंसी, मैंने जाना था एयरपोर्ट में, तो वीडियो भी यूट्यूब पे डाली थी। तो आप बताएं कोई ऐसी प्रोटेस्ट का तो इम्कान नहीं है? नहीं, ऐसी कोई प्रोटेस्ट नहीं होगी। जो प्रोटेस्ट होगी बिल्कुल आइन के दायरे के अंदर रहते हुए होगी। और हम आवाम देखें, हम तो 15 दिन इस्लामाबाद में बैठे थे, आपको याद होगा। तो हमने तो आवाम को डिस्टर्ब नहीं किया था, तंग नहीं किया था। तो हम जहाँ बैठे हुए थे वहीं बैठे हुए थे। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो एक इत्तेहाद की सूरत में जब तमाम सब के मशवरे से प्रोटेस्ट होगा, तो उस प्रोटेस्ट में इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि जिस चीज से आवाम डिस्टर्ब हो, आवाम को तकलीफ हो। ये जरूरी है। आवाम को डिस्टर्ब करना वैसे हुकूमत का मशगला है। वो तो कोई भी वहाँ शहर में से कोई चीज गुजर जाए तो फौरी कंटेनर लगा देते हैं। और कहीं बेचारे चंद फासला आ गए तो कंटेनर लग जाते हैं, चंद वकला आ गए तो कंटेनर लग जाते हैं। तो हम तो फिर जब लाखों की तादाद में आएंगे तो फिर उनके मुश्किलात तो होंगी। वो तो खैर बात की बात, लेकिन मुझे बताइए असलम गौहरी साहब के क्या डिस्कस हुआ, किन मामलात पर बातचीत हुई? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली आपको बताई कि हम ये चाह रहे हैं और आपने कुछ सजेस्ट किया, मीटिंग का अहवाल तो थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, उसमें बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई के दरमियान में कुछ 16-17 साल से गैप है। और वो गैप से आपको पता होगा एक दूसरे के खिलाफ हमने बहुत कुंदो तेज जुमले इस्तेमाल किए हैं। और हम उसका रिजल्ट ये था कि हमारे कारकुन भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो हमने कोशिश की उस गैप को नीचे लाने की, उस गैप को काफी हद तक नीचे ले आए। अब हमारे 16-17 साल में जो इनके और हमारे दरमियान में सियासी और दीगर मामला थे, इसमें नजरियाती और सियासी ये जो मामला थे, इनको ऊपर हमने को डिस्कस की थी दोनों पार्टियों ने। तो ये इत्तेहाद की बाकी पार्टी से डिस्कस की जरूरत नहीं थी। तो दोनों पार्टियों ने डिस्कस की थी। उसमें उन्होंने कहा आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात दे दें, फिर हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे। काफी हद तक हमने रात पेशरफ्त हुई है और हम समझते हैं इंशाल्लाह अगली नहीं। तो आपके जिस एक्सट्रीम पे पहुंच गए थे, जिसका आपने खुद ही जिक्र किया, मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो उस पर कोई माजरत खाना अंदाज यानी कोई माफी वगैरह मांगी उन्होंने कहा कि भाई ये सियासी बयान थे, इसका कोई ताल्लुक नहीं था कि हम आपको कोई डिफेम करना चाह रहे हैं या फिर आपकी करेक्ट, यानी बहुत सी बातें की गई थी ना मौलाना साहब के बारे में पीटीआई की तरफ से। देखिए, मौलाना साहब तो एक वफादार सियासतदान है। उनके साथ जो भी कुछ करे, जब उनके घर पे दरवाजे पे कोई आ जाता है तो बड़े खुले दिल के साथ, बड़े बाजू खोल के हाथ वेलकम करते हैं, गले लगाते हैं। वो इस टाइप के आदमी नहीं है कि इससे माजरतें करवाएं। बात सीधी सी है कि इससे कुछ नजरियाती बातें होती हैं, कुछ सियासी मामला ऐसे होते हैं जिसके दूसरा हमने 3.5 साल उनके खिलाफ एक तहरीक भी चलाई, आपको याद होगा। और हमने उसके सारी बातें उनके सामने रखी हैं। और देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कबल वक्त उनको सामने नहीं लाया जा सकते जब तक मुकम्मल ना हो। आपने हमारा एक्सपीरियंस 26वीं तरमीम में देखा था कि आखिरी दिन तक हमने उसको आपकी ऑन एयर नहीं होने दिया था, और जब होगी तो फिर सबके सामने ले आए। मैं समझता हूँ बहुत जल्द हम ये सारी बातें जो हमारे अंदर तय होंगी, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम के सामने ले आएंगे। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दोनों पार्टियों के कारकुन जब किसी तहरीक का सिलसिला बने, जब कहीं खड़े हों आपस में जलसे में, जुलूस में, तो बाहर दस्तगिरी ना हो, कम से कम एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के एहतजाज का हिस्सा। सर, अभी आपने ये वीडियो देखी जो हमने दिखाई, इस्लामाबाद में वाकया हुआ, मैंने कहा आपसे भी आपका थोड़ा सा ओपिनियन लें कि आपको लगता है इंतजामिया जिन्होंने इनको बुलाया अफ्तारी पे, उनकी गलती है, या जो लोग जो हैं जो इन्होंने अटैक कर दिया अफ्तारी पे, भगदड़ मच गई, आपको क्या लगता है कि किसकी गलती? देखिए, गलती तो मसला सिर्फ ये है कि हर चीज के जब तक आपके सिस्टम नहीं बनाएंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, को नज़म नहीं बनाएंगे, फिर मामला तो होते हैं और फिर उनको देखना पड़ता है। हमने, आपको याद होगा, हमने तो मैंने अभी फिर बार बार रिपीट करना मुनासिब नहीं है कि इतना बड़ा मिलियन मार्च किया और किसी का पत्ता नहीं टूटा और कहीं भी ऐसा सूरत नहीं पैदा हुई। लोग रोजे रख के इस्लामाबाद जी लेकिन अफ्तारी के बाद भूख बहुत लगती है, ये भी होता है, इंसान वैसे इंसान नहीं रहता। जी तो सर डिले हो जाए, आप सबकी जिम्मेदारी। कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है, रोजों में बहुत गुस्सा आता है और अफ्तारी डिले कंट्रोल नहीं होता। जी रमजान तो फाका नहीं है, सबर है। रमजान को हमने सबर को खाने को ऊपर लाके जिस वक्त
ये टाइम आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि बड़ा बेहतरीन आपने मैसेज दिया बिल्कुल। और मौलाना फजल रहमान जाहिर है सबर हमने उनका देखा है और वो जो उनका करियर रहा है उसमें नजर आ रहा है बात सही है कि सबर, फिर आप थोड़ा सा अगर सबर से बैठे होते तो एक और बड़ी अच्छी वीडियो बन जाती कि देखो देर हुई है, मैनेजमेंट की तरफ से ये मसला हुआ, लेकिन लोग देखो सबर से बैठे। असलम साहब दोबारा पॉलिटिक्स पर आते हैं। अब क्या वाकई मतलब ग्रैंड अलायंस बनने के इम्कानात रोशन हो गए हैं और रमजान के बाद एक भरपूर तरीके से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा या कबल वक्त होगा अभी ये कहना? देखिए बात यह है कि हमने हुकूमत को तो टफ टाइम देने के लिए पहले भी हमने कमेटी बनाई हुई है। पार्लियामेंट के अंदर हम दोनों पार्टियां आपस में बाहमी मुशावरत के साथ कदम बढ़ा रही हैं, आगे उसके लिए मशवरा करके चलते हैं। मकसद ये है कि हुकूमत को टफ टाइम कई तरीकों से दिया जा सकता है, सिर्फ इसी तरीके से नहीं दिया जा सकता कि रोड पे आए, हंगामा करें, आवाम को भी तंग करें और मसाइल पैदा करें। एहतजाज के बहुत से तरीके हैं जो आईने पाकिस्तान के अंदर किए गए। हम पार्लियामेंट के अंदर भी हुकूमत को इतना टफ टाइम दे सकते हैं कि अपनी बात मनवा सकते हैं और दूसरे तरीके भी हैं। और हुकूमत के साथ इंशाल्लाह जब ये इत्तेहाद बन जाएगा और सब इकट्ठे बैठेंगे, मुश्तरका फैसले होंगे, बाहमी फैसले होंगे, मेच्योर सियासतदान बैठेंगे तो इंशाल्लाह ये मामला बेहतर होंगे और हुकूमत का फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि मजबूत अपोजिशन जी, अगर क्योंकि सब टफ टाइम देंगे तो हुकूमत काम कैसे करेगी, है ना? हमें तो सबको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जी नहीं हुकूमत से काम करेगी ना। अब तो माशाल्लाह हुकूमत ने देखे ना, वज़ारत दाखिला में 3 वजीर कर दिए ना। हुकूमत को जो ठीक करने के लिए तो बंदे कुछ आप करेंगे तो हुकूमत भी ठीक होगी ना। लोगों का तो ये हाल है कि अफ्तारी पे पल पड़ते हैं, घर में उनके रोटी नहीं है बेचारों के। लोग इतना बेसब्रे हुए, लोगों की बिजली के बिल देखे, लोगों के गैस के बिल देखे, लोगों की तकालीफ देखे, ट्रांसपोर्ट का किराया देखे, और यहाँ ये कि एक वजारत के लिए 3 वजीर, और वो भी माशाल्लाह मैं तो हैरान हूँ इससे कि बलूचिस्तान के हालात सबसे ज्यादा वहां से एक वजीर क्यों नहीं लिया आपने। और सिंध में कच्चे के डाकुओं का इतना बुरा हाल है, सिंध में से भी एक वजीर दाखिला ले लेते। अगर वजीर दाखिला लाजमी थे 3 लेने तो बेहतर था। ये 2 सूबों को महरूम रखा गया, यहाँ से भी एक वजीर दाखिला आप ले लेते तो जरा मैं समझता हूँ 2 सूबों की महरूमियत। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं असलम गौहरी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि महंगाई में पिसे हुए हैं अवाम, लेकिन आपकी तरफ से ऑपोजिशन जमात होने के नाते अभी तक यानी कोई ऐसा प्रोटेस्ट इस सिलसिले में हमने नहीं देखा। कोई भी जमात हो, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, JUI भी है और दीगर जमातें भी हैं, अवामी इशूज को उस तरीके से उजागर नहीं करते हैं। जब अपनी पॉलिटिक्स की बात आती है तो वो एक दूसरे से मिल भी बैठते हैं, मुज़ाकरात भी होते हैं। बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। देखिए हम इस पर बाकायदा एहतजाज करते हैं, हम रैलियां भी करते हैं, जुलूस भी करते हैं। हम तकरीबन 7-8 इस वक्त रैलियां और जुलूस कर चुके हैं मिलियन मार्चेस की सूरत में, और पशीन से हमने शुरू किया था। और पशीन, कराची, सक्खर, मुजफ्फरगढ़, लाहौर, पेशावर तकरीबन 7 के करीब हम कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम करेंगे, वो हम इंडिपेंडेंट हमारी पार्टी की वजह से हम कर रहे हैं। बाकी लोकल पार्टियां होती हैं, पिछले दिनों पूरे सिंध में हमने एहतजाज किए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किए हैं, तहसील लेवल पे भी किए हैं। इस तरह KPK में भी एहतजाज हुए। वो एहतजाज अपनी जगह होते हैं, वो प्रोटेस्ट होते हैं सूबाई जमात से। देखें मेरे पास तो यूनिट से लेके मरकज तक बाकायदा जमात है। कुछ फैसले सूबे करते हैं, कुछ फैसले मरकज करता है, कुछ फैसले इजला की जमातें करते हैं। जहां जो मसाइल होते हैं मेरी जमात वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करती है और हो रहा है। सही, शुक्रिया। एक और सर, क्या JUI नए इलेक्शन की तरफ देख रही है और मौलाना फजल रहमान से आपकी मुलाकात कब होने जा रही है? ये जो आज की मीटिंग का अहवाल आप उन्हें बताएंगे और फैसला जी देखिए जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है, जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है, जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, जो अवामी सूरत हाल है, इन सब का एक ही हल है। और वो हल ये है कि अवाम के असल नुमाइंदे असम्बलियों में बैठे, जो अवाम के मसाइल को एड्रेस करे और शाम को आके अवाम के अंदर बैठे। अब जो इस वक्त असम्बलियों में लोग बैठे हैं वो तो अवामी नुमाइंदे नहीं है, ना वो अवाम के अंदर आते हैं। आपको पता है इतना बड़ा वाकया हुआ है बन्नू में, हमारा CM तो नहीं जा सका। इतना बड़ा वाकया हुआ है कुर्रम में, वहां तो नहीं जा सका। इसी तरह बलूचिस्तान में खुशदार में 2 आदमी शहीद मेरी पार्टी के पिछले हफ्ते हुए, दोनों सूबाई उहदेदार थे। मेरा वजीर आला बलूचिस्तान तो नहीं जा सका। अब ये जब अवामी नुमाइंदे नहीं है तो अवाम के अंदर जा नहीं सकते। जब तक हम अवाम के अंदर बैठे नहीं और अवाम को एहसास ना हो कि ये हमारे नुमाइंदे हैं तो अवाम का मोराल बुलंद होता है। फिर अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ भी लड़ लेते हैं, फिर अवाम कर्ज उतारो मुल्क सवारों में, औरतें अपने कारों से जेवर उतार के भी दे देती है, जानो उन्होंने उन पर एतमाद होता है कि ये हमारी क़यादत है। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन बहुत जरूरी है, फौरी इलेक्शन की जरूरत है, और उसके लिए साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। इसी तरह के इंतखाबात
जो 2018 में हुए या 2024 में हुए, उन इंतखाबात का मुल्क को मजीद किसी और तरफ ले जाएंगे, किसी और मुल्क में मामला तो खराब हो जाएंगे। तो ये 1 पॉइंट एजेंडा होगा यानी आपका कि फौरी इंतखाबात का मुतालबा आप करेंगे? फौरी इंतखाबात और पहले साफ और शफाफ इंतखाबात, सबसे बड़ी बात ये होगी। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया जी। मरकजी तर्जुमान JUIF असलम गौहरी साहब, और वो है कि एक 1 पॉइंट एजेंडा उनका है कि फौरी इंतखाबात और साफ और शफाफ इंतखाबात वो चाहते हैं इस मुल्क में। तो रमजान मुबारक के बाद ये पिछले इंतखाब कितनी देर से हुए थे, याद है? इतनी बड़ी प्रिपरेशन, इतनी इसमें बजट लग जाता है, इतने पैसे लग जाते हैं, ये बिल्कुल कैसे ये सियासी ये कैसे सोच सकते हैं कि ये दोबारा ऐसे हो सकता है ना? कितना मुश्किल है। मैं तो अवाम हूँ, मैं इसलिए सोचती हूँ कि भाई इतने पैसे कहाँ से आएंगे, पहली बात तो ये। फिर उसके बाद जो पिछले होने वाले इलेक्शन थे वो याद है कितनी देर से हुए थे? बहुत देर से हुए थे। पॉलिसीज बनती है, एक हुकूमत आती है, फिर उसके बाद वो पॉलिसीज पे जैसे ही अमल दरामद शुरू करती है, नए इलेक्शन के बारे में शुरू कर देती है अपना एहतजाज। तो ये हम कब तक इस सर्कल में घूमते रहेंगे? ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर 5 साल बिल्कुल एक ये चीज नहीं हो रही कि जो भी हुकूमत आए उसको अपना टाइम नहीं कंप्लीट किया देने क्या कहते हैं करने दिया जाता, वो सही नहीं है। बिल्कुल उसकी वजह से सब डिस्टेबल हो जाता है। तो नादिया, ये सारे मामला तो हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी ब्रेक का वक्त हुआ है जाने रमजान में, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो फिर दूसरे सेगमेंट्स भी होंगे जी। देखते रहें 365 न्यूज की जहाने रमजान ट्रांसमिशन जी। जहाने रमजान की जो ट्रांसमिशन है 365 न्यूज पे आप सबको वेलकम। और अब जरा थोड़ी सी सैर हो जाए बाहर की, हम तो पाकिस्तान अभी तो पैसे है ही नहीं बाहर जाने के। तो ज़ूम पे हम डिजिटल सैर कर लेते हैं। और UAE में डॉक्टर बुशरा होती हैं, बड़ी कमाल डॉक्टर हैं, उनसे जरा गपशप करते हैं। हमारा सेगमेंट है ये, बड़ा अच्छा सेगमेंट है जिसमें बातें पता चल जाती हैं। थोड़ा वो भी जो मिस कर रहे हैं पाकिस्तान को, उनको भी अच्छा लगता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर बुशरा? जी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बस आपका I'm okay. How are you? जी वी आर आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल सही, रमजान मुबारक। डॉक्टर बुशरा, आप मेरा ख्याल है कहीं किसी जगह पर हैं, अगर आवाज नहीं थोड़ा सा कैमरा अपना एक जगह रख लें तो फिर आपको आराम से हम देख भी पाएंगे और आवाज भी आपकी। जी जी या I hardly can hear you actually. अच्छा, अब आपको डॉक्टर बुशरा आवाज आ रही है? हम तेज बात कर लेते हैं, आप तक आवाज पहुंचाना जरूरी है हमें। सही, और थोड़ा सा जरा कैमरा इधर हो जाए कि आप फुल नजर आए हमें। थोड़ा सा फ्रेम अपना खोले, हाँ थोड़ा सा ऑन योर लेफ्ट। यस, परफेक्ट, क्या बात, इतनी सी बात थी, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप डॉक्टर बुशरा, इफ आई एम राइट? एग्जैक्टली। That's wonderful यार। तो मुझे बताया कैसे पाकिस्तान से कब जाना हुआ? और हमने ये ज़ाहिर आपके बारे में देख रहे थे, तो लियाकत नेशनल कराची में भी आपने काम किया है, तो जरा बताइए कैसे तजुर्बात रहे पाकिस्तान में, कराची में काम करने के एज ए डॉक्टर, और अब वहां से इसको कंपेयर करें फिर कैसा लग रहा है? कैसी Okay, I think my training was done in Aga Khan and Liaquat National and Bakai. So I think the lessons which were given to me by my teachers there, they were very strong. Sometimes like I get comment that I'm a polite person or very professional, but वो जो पहले residency के years के lessons हैं, so I really give credit to my teachers. They did an amazing job. And alhamdulillah it's good, but it's really discipline here. जैसे roads पे rules हैं, वैसे ही हॉस्पिटल के अंदर भी रूल्स हैं, तो थोड़ा सा उस लिहाज से डिफरेंट है। वी फॉलो द गाइडलाइंस लाइक एनीथिंग। बिल्कुल, और कुछ अरसे में तो काफी सख्तियां बढ़ भी गई हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके डॉक्टर्स का कोई सर्कल होता है? रमजान में फिर मिलते हैं, सहूर पे मिलते हैं, अफ्तारियों पे मिलते हैं, या बहुत बिजी? वी डू गेट इनवाइट्स, यानी बहुत सारी इनवाइट्स आती हैं, बट टेल मी इट्स सो डिफिकल्ट के रमजान में मिलना। और यानी आई डोंट गो रमजान गैदरिंग्स, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली साफोग मीटिंग में सारे पाकिस्तानीज आए हुए थे, एंड आई स्पेशली वेंट देयर एंड देयर वर 2 meetings happened like Endo Dubai and Safog, and I met a lot of gynecologists from Pakistan there, like very famous name from Pakistan, they were all there. तो मैं उनसे मिली and it was really nice meeting them after a long time. अच्छा, जबरदस्त। और आप पॉडकास्ट भी करती हैं, तो क्या मतलब अपने प्रोफेशन से ही मुताल्लिक ही पॉडकास्ट होता है या कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह भी? It's not at all an entertainment, it's super academic, like if you see lifestyle during pregnancy का जो मेरा पॉडकास्ट है, she is my patient, Dr. Isha Siddiqui, she is from Pakistan.
So she was pregnant those days. So I asked her कि तुम मेरी guest बनोगी and let's discuss the pregnancy lifestyle कि हम हर बात करें कि like what should be the food, क्या skin routine होना चाहिए. She was there. So you know, it's all academic, it's all information. And you know, like I met some podcaster around. They were doing fun podcast and I was surprised कि ये लोग जो चीजें बोल रहे हैं that is not even impactful, but still वो लोग कर रहे हैं podcast इतनी dedication से. So my husband is a doctor also, so I asked him कि जब ये लोग इतना podcast कर सकते हैं and they are saying कि they will make an empire of podcast, so why not us? क्योंकि जो हम बोलेंगे उसका impact भी है और वो information बहुत important है, that should reach to the masses. बिल्कुल, बिल्कुल. So then I started it, but still it's all information. Like if you see egg freezing, so I invited a person जो यहाँ पे IVF center में egg freezing himself he does. So he just came and he explained all the details about egg freezing. जबरदस्ती बहुत अच्छी बात है कि जो ये पॉडकास्ट कर रही है, कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है औरतों को जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं या उनको पास वो डॉक्टर अच्छा नहीं या वो और जानना चाहते हैं. और दूसरा ये कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि डॉक्टर के पास जाके बताओ तो वो कहते हैं अच्छा फिर और बताओ भाई ये डेट है आ जाना. तो वो सुन भी नहीं रहे होते और वो तकलीफ का एहसास नहीं कर सकते या लोनलीनेस का व्हाट दे गोइंग थ्रू. पहले किताब होती थी डॉक्टर बुशरा, आपको याद है, सब वही पढ़ते थे बस. ये है ना हर एक को वो किताब दे दी जाती थी कि इसमें सब कुछ है प्रेगनेंसी और बच्चों के बारे में. आपके हाथ में, यानी रादर गोइंग टू द डॉक्टर. अगर कोई लड़की है जो 35 की है बट स्टिल शी इज नॉट प्लानिंग प्रेगनेंसी एंड देन शी इज थिंकिंग के लाइक एग फ्रीजिंग का ऑप्शन के कम से कम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड देन शी कैन टेक डिसीजन एंड देन शी कैन रीच टू द डॉक्टर. जैसे प्रेगनेंसी लाइफ स्टाइल का मैं बता रही हूँ कि मैंने एक पेशेंट से कहा कि डोंट ईट लिवर, तो उसने घर जाके मुझे फोन किया और उसने कहा लिवर को खाना था कि नहीं खाना था. मैंने कहा तुम्हें मैंने एक ही चीज बताई थी कि वो नहीं खानी है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि इसका मतलब है तुम पूरा मेरा लेक्चर भूल चुकी हो. तो देन आई स्टार्टेड, क्योंकि आप अपने कंफर्ट ऑफ द होम अपने काउच में बैठ के जब आप सुनते हैं तो यू अंडरस्टैंड बेटर, यू रिटेन बेटर एंड यू कैन रिपीट इट. तो इन्फॉर्मेशन आई थिंक इसका भी बेसिस मेरा पाकिस्तान में ही पड़ा था, क्योंकि मेरे जो सुपरवाइजर थी डॉक्टर शाहीन जफर, शी यूज्ड टू ब्रिंग like all the, she used to invite the doctors from all Karachi and she used to encourage us do presentations in front of them. So I felt वो जो basis पढ़ी है that is really helpful for me. बिल्कुल. अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे रमजान में जो ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ फास्ट करती हैं कुछ नहीं करती, डिपेंडिंग ऑन द ट्राइमेस्टर ऑल्सो टाइम. तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगी? वैसे थर्ड ट्राइमेस्टर जो आखिर के 3 महीने होते हैं उसमें मैं डिस्करेज करती हूँ कि फास्टिंग ना करें, क्योंकि लास्ट के 3 मंथ्स में ग्रोथ ज्यादा क्वेश्चनेबल होती है. और अगर कुछ लोग फास्ट भी कर रहे होते हैं तो मैं इनको फ्रीक्वेंटली बुला के आई डू डॉपलर स्टडीज एंड आई कीप सीइंग कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, वाटर लो नहीं हो रहा. इसके अलावा सॉल्टी फूड नहीं लेने चाहिए अर्ली मॉर्निंग. दे शुड टेक द होल ग्रेन. होल ग्रेन बहुत लॉन्ग स्टे करता है इंटेस्टाइन में. जैसे रादर टेकिंग फ्लावर एंड थिंग सीरियल्स ले सकते हैं, होल ओट्स ले सकते हैं. एंड द फूड विद द गुड कैलोरी वैल्यू शुड बी टेकन एंड वाटर हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए. पीपल आर डिहाइड्रेटेड, इट्स बेटर दैट दे शुड स्टॉप फास्टिंग एंड इट्स अलाउड इन इस्लाम ऑल्सो दैट दे कैन नॉट फास्ट एंड दे कैन कंपनसेट लेटर. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. अच्छा, कोई दिल करता है आपका वापस पाकिस्तान आने को? कितना अर्सा हो गया वैसे आपको यूएई में आप सेटल हैं? 15 years. 15 years. तो कभी सोचती है कि वापस कब जाएंगे? हाँ. I have family, I have children, and my children doesn't want to, they saw whole thing here. ये क्या बात कर दी आपने? तो पले बड़े वहाँ है ना. Exactly. So family जहाँ वहाँ उनको लेकर आए भाई. पाकिस्तान उनका मुल्क है, उनको बताएं कि भाई ये वो मुल्क है, ये वो मिट्टी है जहाँ से ये सब घूमने फिरने आते होंगे. नहीं कह रहे आते नहीं, घूमने फिरने आते नहीं, वो सेटल नहीं वापस वहाँ होना चाहते, क्योंकि वो जब बच्चे किसी एक मुल्क में, किसी भी मुल्क में आप like they have friends here. So I wish I could do something. When I went to Suffolk meeting, there were so many Pakistani consultants. So I asked them, be guest of my podcast and let's have some representation here. So many were interested. So this way I want to, even when we are working outside with the name that we are from this place, we make recognition also, no?
बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, आगे आपकी जिम्मेदारी भी है, आप बाहर रह रही हैं, आप पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, तो पाकिस्तान का जो इमेज है, उसका परसेप्शन लोगों के जहनों में जो गलत है, ये एक मुश्किल उसको दूर करना है। बहुत जरूरी है। ये भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। लेकिन वैसे पता है कि मुश्किल भी है। यूएई में आप कितने भी साल रहे हो, इट विल नेवर बी योर परमानेंट होम अनलेस कि आप उसमें इन्वेस्ट करते रहे, आपका बिजनेस हो, कुछ हो, तो आपको जाना ही होता है। फिर जब आप पले बड़े आपको मिल जाती है, लेकिन आप हाँ हमेशा तो नहीं ऐसे उसमें रह सकते। फिर आप कहीं और आपके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। जब कहीं भी किसी भी मुल्क में आपने इतने साल गुजारे हो, वैसे तो वहाँ नेशनलिटी मिल ही जाती है, लेकिन जब ना मिले और आपको किसी और जगह जाना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ऑल ओवर अगेन आपको सारे काम करने हैं वो जहाँ आप ज़्यादा एस्टेब्लिश हो गए, स्टेबल हो गए। तो एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम आएंगे तो फिर कुछ मईशत की हम बात करेंगे और कहाँ किस तरफ जा रही है पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, लोग क्या समझते हैं, इंटरेस्ट रेट बरकरार रखा गया तो बिल्कुल तो ये देखना पड़ेगा ना कि इन्फ्लेशन कम हुआ या नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए तो ये जरा जो डरे हुए थे उनके लिए खुशखबरी भी बिल्कुल है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंगल डिजिट गया और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या क्यों डर रहे थे, हम बात करेंगे। बट आफ्टर ब्रेक स्टे विद अस, देखते रहिए 365 न्यूज़। नादिया, आईएफबी वगैरह लग गई आपकी? जी, राब्ते बहाल कर रही थी मैं पहले तो बड़ी ट्रेनिंग थी आईएफबी, लेकिन ये जरा बहुत सालों बाद, मतलब कोई कितने 15 साल के बाद अब ये आईएफबी जो है दोबारा इसको सेट कर रहे हैं, राब्ते बहाल कर रहे हैं ताकि आवाज आ सके। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया भी था शो के आगाज में, कि मईशत संभलती जा रही है और लोगों को जरा रिलीफ मिलना कब शुरू होगा। अभी तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि अवाम तक वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका मईशत की बेहतरी का कब तक आएगा कि लोग भी ये कहें कि वाकई कुछ बेहतरी हो रही है। लेकिन खैर, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ कल और सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे नादिया कि इंटरेस्ट रेट कुछ कम होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट 12% पे बरकरार रखा गया और खैर बताया गया फिर वो स्टेट बैंक की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब तमाम आशारिया, तमाम इंडिकेटर्स बेहतर है मईशत के और हम बेहतरी की जानिब गामजन है, लेकिन बरकरार रखा है, ये एक सवाल है। हाँ, एक्सपेक्ट लोग श्योर थे कि जी कम होना है, सिंगल डिजिट पे आने, और उस चक्कर में बहुत प्रॉपर्टी सेल हुई है, आपको पता है? बिल्कुल ऐसे ही बहुत प्रॉपर्टी सेल हुई है कि सब बता रहे थे कि जी ये तो सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, ले लें प्लॉट, ले लें प्लॉट, और प्लॉट ऐसे जा रहे हैं। मैं बताऊं, तो काफी अरसे से तो वैसे प्रॉपर्टी डाउन ही थी ज़ोहेब, लेकिन कुछ अरसे में अक्टूबर ऑनवर्ड्स ऐसा में आया है ना बूम कि घंटों में चीजें गई हैं और बहुत जो है ये सेल बाइंग हुई है। तो जो मुआशी तज्जियाकार है वो क्या सोचते हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी क्या सोच रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या सोच रहा है, तो ये सब हम जानेंगे। खाकान नजीब साहब ने मैं ज्वाइन किया है, माहिर मुआशियात है। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपने मैं वक्त दिया। पहला सवाल आपसे यही कि जैसे मैं और नादिया भी बात कर रहे थे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 12% से नीचे आएगा इंटरेस्ट रेट, क्यों, क्या क्या वजह बनी कि वो वहीं पर बरकरार रखा गया? तो मैं बहुत ही आसान लफ्जों में कोशिश करता हूं कि ये एक्सप्लेन करूं कि जो पॉलिसी रेट होता है सेंट्रल बैंक का, वो किन फैक्टर्स पर आप देखकर और किन डेटा पॉइंट्स को अपने सामने रखकर उसको तय कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहली बात तो है अफरात ज़र, कीमतों के बढ़ने की शरह। कीमतों के बढ़ने की शरह में पाकिस्तान में एक नुमायां कमी आई है और इसका एक बेनिफिट लोगों को इस तरह गया है कि अगर पिछले सालों में 29 या 24% कीमतें बढ़ी थी पिछले 2 साल में, तो इस साल जो कीमतें पहले 8 माह का डेटा स्टेट बैंक के सामने मौजूद था, उस हेडलाइन इन्फ्लेशन जो फिगर वो लेकर चलते हैं वो 6% से भी नीचे था। सो ये कंसिडर करते हुए और 12% का पॉलिसी रेट देखते हुए तो जो रियल रेट था वो तो बड़ा पॉजिटिव हो गया था, यानी कि 6% का इनमें आप समझें एक फर्क आ रहा था। तो स्टेट बैंक कुड हैव मूव्ड और वो इस रेट को, पॉलिसी रेट को कम कर सकते थे। आई थिंक दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर उनको देखना चाहिए था वो इज द फॉलोइंग, कि जो पाकिस्तान में शराय नमू यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे फंक्शन कर रही है। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कार सेल्स बढ़ी हैं, सीमेंट सेल्स बढ़ी हैं, नए ब्रांड्स भी आए हैं, तो थोड़ा जी वो भी आए हैं, तो नई एंट्री हुई है। सो और थोड़ा सा जो इंडिकेटर्स हैं, जो आपका बिजनेस कॉन्फिडेंस गेन हुआ है, यानी कि बेहतर हुआ है लोगों का। पर जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको वो अगर देखें तो जो पहला क्वार्टर गुजरा सिर्फ 0.9% इकोनॉमिक ग्रोथ थी अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ अ ईयरली टारगेट जो 2.5-3% का है। सो ग्रोथ जो है वो स्टंटेड थी, यानी कि कम थी। और जो हमारे पास पहले 6 माह का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है वो भी नेगेटिव था, उसने कैचअप नहीं किया था। इसको देखते हुए भी आपको शरह सूद में कमी की तरफ बढ़ना चाहिए था। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि क्या आपका जो मालियाती खसारा है जो पॉलिसी गवर्नमेंट के पास होती है, क्या वो लैक्स है, यानी कि वो बहुत खर्चे कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं है,
क्योंकि हमने अपना PSDP भी बहुत कम खर्च किया पहले 6 माह में, हमने बाकी खर्चों को भी कर्टेल करके एक सरप्लस जनरेट किया प्राइमरी, जिसका मतलब है कि जो डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर सरकार ने किया वो कम था कंपेयर टू जो लास्ट ईयर्स में होता रहा है, और इस ईयर हमने एक्सपेंडिचर से जो था वो कम था और जो टोटल रेवेन्यू था वो ज्यादा था, तो वहां भी हम ठीक थे। तो आपके पास मॉनेटरी ईजिंग का वो था। पर जो चौथी चीज आई थिंक जो देखी उन्होंने और उसको आई थिंक जो ओवरराइड की, वो है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर है, जैसे ही हम इकोनॉमी में थोड़ी सी ईजिंग करते हैं तो इंपोर्ट का जो बिल है वो बढ़ जाता है, और जो पिछले माह का फरवरी का जो करंट अकाउंट का खसारा था वो बहुत बढ़ा हुआ आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सरप्लस चल रहा था करंट अकाउंट $1 बिलियन के करीब, पर वो पिछले माह के डेटे को जब देखा गया तो ये पता चला कि वो तो नेगेटिव हो गया है। तो ये देखते हुए आई थिंक ये ओवरराइडिंग कंसर्न था, और ये देखते हुए कि क्या शायद इकोनॉमी में अभी लैग के साथ, थोड़े वक्त के साथ बिजनेस दोबारा रीगेन करे और मैन्युफैक्चरिंग चल पाए, तो आई थिंक दे हैव अर्ड ऑन दी साइड ऑफ कॉशन। आसान लफ्जों में उन्होंने ओवरली कॉशियस अप्रोच ली है और रेट को चेंज नहीं किया। मैं भी समझता हूं कि इसमें एक और फैक्टर जो ऐड हो गया वो ये था कि IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, और जब IMF ने इसको मॉडल किया होगा तो उनके लिहाज से एक्सटर्नल को देखते हुए अभी भी इकोनॉमी को स्लो रखना ही बेहतर ऑप्शन है और स्टेबिलिटी में ही रहना। डॉक्टर साहब आप बड़ा अच्छा साइड पे हेलो जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा सिंपल बताते हैं। एक और मसला जो है ना आसान कर दें, आसान लफ्जों में उनको जिनको ज्यादा समझ ना हो इसकी इंटरेस्ट रेट की, कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो किसका फायदा होता है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो किसका फायदा होता है? आसान सी बात। जी लोग ताकि हाँ, लेकिन सवाल अच्छा है, सवाल बेहतरीन है। जी बताइए जी। सो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो पॉलिसी रेट जब बढ़ता है तो आप जाती हैं बैंक में, और लेट से कि आप बहुत अच्छी एंकर हैं, आपके पास तो आप 1 करोड़ रुपया बैंक में रखती हैं तो आपको 22 लाख रुपया सालाना मिलना शुरू हो जाता है। अब जाती हैं दोबारा अगले साल, आपका डिपॉजिट 1 साल का था, खत्म हो गया, अब आप जाती हैं तो आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे अगले साल के, तो आप कहेंगी ले मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। सो जो सेवर है उसका जो डिपॉजिट है उस पर कम मिलेगा। पर लेट से कि आपके मेल एंकर जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैंने बोरो करना है पिछले साल, तो उनको 22 लाख रुपया किस्त देनी पड़ी थी, अब वो जाते हैं तो उनको 12 लाख किस्त देनी है, तो वो ये कहते हैं कि मैं कोई कारोबार की तरफ जाऊं, मैं कोई फैक्ट्री लगाऊं, मैं एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करूं, मैं कोई सो जो इन्वेस्टर है उसका फायदा होता है। सो ये है दोनों तरह का बैलेंस जो आपको लेके चलना है। अभी इकोनॉमी को थोड़ा सा आई थिंक ब्रीदिंग रूम मिलना चाहिए और थोड़ी सी हमें नई जॉब्स भी क्रिएट करनी चाहिए, पर ये सब करने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यही एक पॉइंट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इसमें बैलेंस कैसे रखना है, क्योंकि देखें मईशत तो आपकी बिल्कुल यानी पिछले 2-3 साल देख लें तो ग्रोथ रेट हमारा मतलब 1% से भी कम था, अब खैर बहरहाल 2.5% या 3% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पर, टैक्स कलेक्शन के मामला आपके बड़े खराब हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका बड़ा परेशान है सुपर टैक्स को लेकर, फिर एग्रीकल्चर पर टैक्स लग गया है। तो देखिए ये डबल टैक्सेशन ये तो तब चलता है काम कि मईशत चल रही हो और बिजनेसेस रन कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो ऐसी सूरत हाल में कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स? देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपको एक वक्त और एक स्पेस मिल गई है। IMF की एंगेजमेंट के बाद आपको एक रिलेटिव स्टेबिलिटी है शॉर्ट रन में, आपके जो इंडिकेटर्स हैं अफरात-ए-ज़र के, एक्सटर्नल के, और आपका जो रिजर्व्स की पोजीशन है वो 11 और 12 अरब डॉलर के दरमियान आ गई है, तो आपको एक रिलेटिव स्टेबिलिटी मिल गई है। इसको इस्तेमाल कीजिए, और जो अपने मुल्क की पैदावारी सलाहियत है, अपने मुल्क की एनर्जी के मसाइल हैं, अपने मुल्क में कारोबार की आसानियां पैदा करने के मसाइल हैं, उनको सतही तौर पे ना हल करें, उनको डीप जाकर ठीक करें। ये सतही जो इंटरवेंशंस हैं उससे ये मसले हल होने वाले नहीं, ये मसले तब हल होंगे कि आप डीपर इंटरवेंशन और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे इन चीजों को ठीक करने का। सो ये सबसे अहम बात है। और जो दूसरी चीज आपने सामने रखी, मैं बहुत आसान लफ्जों में कहता हूं,
टैक्स गैप्स जहां भी हैं, रियल एस्टेट, रिटेल, एग्रीकल्चर में, उनको पूरा करें और टैक्स की जो शरह है उसको कम करें। यानी कि जो इस वक्त आपकी इनकम्स पे या नॉन सैलरीड इनकम पे, मैन्युफैक्चरिंग पे एक हायर इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है, इसको कम करें। और तीसरा, टैक्स के नंबर, विदहोल्डिंग, इंपोर्ट ड्यूटीज, आरडीज, इनको काटें। और जब आप सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे तो लोगों को ज्यादा इंसेंटिव होगा। याद रखिए, और ये मैं IMF को भी कहता हूं कि पाकिस्तान का प्रोफेशनल, अगर मैं यहाँ पे 39% मुझे टैक्स देना हो और दुबई में 0 देना हो, तो चॉइस बड़ी सामने है कि मैं कहां पे काम करूंगा। यू हैव टू रियली नाउ थिंक इन अ डिफरेंट वे। पाकिस्तान कौम की अब जो सोच है वो पाकिस्तान में टैक्स के निजाम को मसावी बनाना और दुनिया से भी कंपेयर करके चलने की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मैन्युफैक्चरिंग को इतना हाई टैक्स प्लस सुपर टैक्स में रखें और फिर मैन्युफैक्चरिंग को compete कराएं दुनिया के साथ। नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जो फर्म्स हैं उनको अपनी जो पैदावारी सलाहियत है वो याद रखिए, लेबर प्रोडक्टिविटी, फर्म्स प्रोडक्टिविटी, एग्री प्रोडक्टिविटी बहुत कमजोर है मुल्क की। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज वो वक्त है, आज वो स्पेस है कि ये काम कर सकें, वरना 1.5-2 साल बाद अगर अभी देखिए इस सिलसिले में देखिए एनर्जी प्राइसेस की बात हुई है और ये खबर तो ऐसी आ रही है कि 2 रुपए पर यूनिट सस्ती होगी बिजली, और इस पर फ्यूल भी बिल्कुल ऐसे, फ्यूल के बारे में भी खबरें आ रही है कि 15 तारीख तक 10 से 13 रुपए में कमी इसमें होगी। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए प्रोडक्ट्स को आपको सब्सिडी तो देनी पड़ेगी आपके बिजनेस सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो याद रखिए कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस में कमी है ये भी बहुत बड़ा टेल विंड है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। अगर प्राइसेस $90 पे होती तेल की, जो आज $70 पर बैरल से नीचे हैं, तो $1.25 अरब तो एक्स्ट्रा हर माह जा रहा होता तेल की खरीदारी में। सो ये बहुत ही पॉजिटिव टेल विंड है। अब मैंने इतनी टेल विंड्स गिनवा दी हैं आपको, माइक्रो स्टेबिलिटी, तेल की कीमत, वक्त मिल गया है, रिजर्व्स कंफर्टेबल हैं, पर अब ये कहें आप मुझे कि मैं प्राइवेटाइज भी नहीं कर सकता, मैं एनर्जी सेक्टर, देखें ये भी जो बहुत बिजनेस कम्युनिटी को भी मैं दरखास्त करता हूं कि वो कहते हैं कीमत कम करो, ये ना कहें, वो ये कहें कि एनर्जी की जो निजाम है उसकी दुरुस्तगी के लिए जो अमल जरूरी है वो करो। ये ना कहें कि जी कीमतें कम करो। कीमतें देखें ना, हमने प्राइवेट सेक्टर में दिया हुआ है, ये सेक्टर जो है आपका टेलीफोनी का, कीमतें कम हो गई है ना खुद ही, पर आप ये कहते रहे कि सरकार एक ही सिंगल बायर है बिजली की कीमत कम, ऐसा होगा नहीं, और होगा भी तो वो बहुत कम वक्त के लिए होगा। जब आप इस सेक्टर की पॉलिसी के निजाम को, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, IPPs के साथ, डिस्कोस के लॉसेस, डिस्कोस की एफिशिएंसी, ये जब सब काम करेंगे, प्राइवेटाइजेशन तो इसमें बिल्कुल इस पर भी सोचा जा रहा है कि अब लेस्को और हेस्को को प्राइवेटाइज किया जाएगा, तो ये भी एक इसकी तरफ एक इशारा है कि बेहतर रिफॉर्म्स आ रही। मैं अगेन कहता हूं कि जरा ये भी याद रखिए कि 25 साल से ये जिन डिस्कोस का आप नाम ले रहे हैं, आईएसको और फेस्को प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे हैं, तो अगर ये हम नहीं बेच पाए तो पहले तो जाकर ये सोचे ना कि ये क्या बेचना है आपने। इतनी बड़ी कंपनीज बिकने की नहीं है, फिर इनकी प्रॉपर्टीज के मसाइल हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट नाउ, लेट्स हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो। बिकना क्या है, क्या रिटेल चीज बिकनी है, ये मोनोपोलिस्टिक चीजें बिकनी है, होना क्या है, ये कह देना कि हम बेचेंगे। मैं आईएसको फेस्को को मेरा ख्याल है 3 दिहाइयों से देख रहा हूं, 92 के बाद से ये कहा जा रहा है कि जी बेच देना है। आज मैं 2024 में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि this is the most important conversation we are having to make the country energy efficient, to make competitive Pakistan's markets, to create जिस तरह की हमने मार्केट्स क्रिएट की हैं। आपके सेक्टर दूसरा ये अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है आपका, भी बताएं कि वो लोग जिन्होंने पैसे बैंक में रखे थे प्रॉफिट्स के लिए, उनको आप अब क्या गाइड करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, वो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें? अगर उन्होंने मेरे जैसे अच्छे कंसल्टेंट से पहले पूछा होता तो मैं ये उनको कहता कि आज से 6 महीने या साल पहले मेरे वालिद बहन के दोस्तों ने जब भी मशवरा किया तो मेरा मशवरा ये था कि आप 1 साल के लिए नहीं 3 से 5 साल के लिए पैसे लॉक कर दें, बिकॉज इन्फ्लेशन नीचे जाएगी, इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। सो एक तो ये बात हुई। अब मैं उनको ये कहता हूं कि अभी भी ये 12% के करीब है, अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो दैट ऑल्सो
मार्कअप इसलिए ठीक है कि अभी भी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी तो आप ठीक कमा लेंगे। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद क्या करें और इवैल्यूएट करें जी, अगर और इस तरह नीचे जाता रहा तो वो लोग क्या करें? कहाँ आप चाहेंगे कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में इन्वेस्ट करूं, और अगर ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करूं जो आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि वो सोचें कि कोई छोटा मोटा जो कारोबार है क्या वो किया जा सकता है, इससे इकोनॉमी को भी फायदा होगा। और तीसरा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और सिर्फ बॉन्ड्स में या पीआईबीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही रहना चाहता है या नेशनल सेविंग्स में ही रहना चाहता है, रियल एस्टेट आप रिकमेंड करेंगे? मैं रियल एस्टेट इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि मैं इसको बिलीव ही नहीं करता कि प्लॉट्स में हम लोगों के पैसे फंसवाते चले जाएं और वो जब दुनिया से भी गुजर जाएं तो वो प्लॉट अगली जनरेशन को चले जाए। ये भी वैसे एक स्कूल ऑफ थॉट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बाकी इनको तो यहाँ बुला के वैसे बात बिल्कुल, और क्या स्टूडियो में कभी आपको मधु लास्ट जो जुमला था ये पूरा सब्जेक्ट आधे घंटे का इस पे बात की जाए जी। तो सब कुछ आपने पूछ लिया, लेकिन ये इन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास तो कुछ पैसे उससे है नहीं, तो ये कि कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बात की बात है ना, ये आपके पास है तो नहीं, नहीं मैं सब देखिए, सब मैं कहती हूँ कि इतना अरसे से काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें, तो मैनेजमेंट पैसे की बहुत जरूरी है, स्पेशली जितना हमें लॉस हुआ ये डॉलर की रेट की वजह से कुछ साल पहले, तो मैनेजमेंट बड़ी जरूरी है, इंसान को करनी चाहिए। अच्छे वक्तों में आप जो है कुछ जमा कर लें, इन्वेस्ट कर लें अपना। तो एक हमने यहाँ पर ब्रेक लेना, जाने रमजान बुरे वक्तों के लिए जाइएगा नहीं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। मजे क्या बात है, मजे चल रहे हो। अच्छा जी, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। जाने रमजान की ट्रांसमिशन जारी है, तो देखिए सीरियस बातें होती रहती हैं, लेकिन सीरियस बातों के साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए ना नादिया, फिर लोगों को मजा आता है। देखिए सीरियस बातें और एंटरटेनमेंट तो इस शो में है ही एक परफेक्ट कॉम्बो है। अच्छा, तो अब हमारे साथ जनाब बाबर आजम ने ज्वाइन किया है। वैसे बाबर आजम ने ज्वाइन किया ना हमें? जी जी, जरा दिखाए ना पिक्चर हमारे साथ। ये कहाँ से है, किस शहर से? अभी झंग से हैं जी। झंग से बाबर आजम के हम शक्ल क्या बात में शिफ्ट हो गए क्या? खराब परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने कहा मैं झंग में शिफ्ट हो गया। हाँ, थोड़े दिनों के लिए जरा अंडर बिल्कुल। मोहम्मद वकास, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आवाज आजकल बात करना मुश्किल हो गया बाबर आजम के लिए, जैसी परफॉर्मेंस है। वाह वाह वाह, थोड़ा माइक के करीब आ जाए मोहम्मद वकास के। बाबर आजम के क्या कहें? जी बिल्कुल ठीक। वकास माशाल्लाह बिल्कुल बाबर आजम की तरह लग रहे हैं आप जी। ये तो बहुत सुना होगा आपने। जी बहुत। अच्छा, बहुत भी वैसे ही कहा आपने। अरे बहुत भी वैसे ही। एड वाली लाइन बताना। वो डेटा बहुत है, जरा बोल के बताइए। डेटा बहुत है, बोले जी क्या बताइए ना? डेटा बहुत है, डेटा बहुत है। आवाज भी, इसका मतलब आवाज चेक कर रहे थे, आवाज भी मिलती है। तो बताइए वकास, इसके क्या फायदे हैं? अगर आप किसी मशहूर शख्सियत और क्रिकेटर दुनिया भर में जो मशहूर हो, उसके आप अगर शक्ल मिलती हो, हम शक्ल हो, तो क्या फायदा होता है? फायदे आजकल तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, पहले इतना नहीं था। 7-8 दिन से बहुत ज्यादा फायदा। 7-8 दिन से फायदा हो रहा है? ये कैसे? मतलब परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं थी बाबर आजम की, फायदा क्या फायदा? 7-8 दिन से तो आपको छुप जाना चाहिए था। नहीं, 7-8 दिन से ही मैं वायरल हुआ हूँ ना। पहले मैं सोशल मीडिया बिल्कुल यूज नहीं करता था, तो 7-8 दिन पहले मेरी वीडियोस वायरल हुई और अब तक तकरीबन मैं 70 से 80 दे चुका हूँ इंटरव्यूज। 70 से 80 इंटरव्यूज आप दे चुके हैं 7-8 दिन में? ओ भाई, पहले आप सिर्फ झंग के बाबर आजम थे, अब आप दुनिया के बाबर आजम नंबर 2 हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही समझ लिया। तो इससे पहले क्यों नहीं आप सोशल मीडिया पे आए? मतलब आप तो कब से हैं, लग रहे होंगे बचपन से शायद, तो अभी कैसे सोचा इतने दिन पहले? जी बिल्कुल, मैं बहुत टाइम से यहाँ पे दोस्त भी कहते थे आप बिल्कुल बाबर आजम की तरह लगते हैं, लेकिन मैं ना खुद प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। बस खेलना वैसे ना यार, खुदा के वास्ते ये भी क्रिकेट वैसे खेलना ना। हाँ भाई। अच्छा, तो क्रिकेट भी खेलते थे, दिखते भी थे, और फिर सोशल मीडिया पे कैसे आए? वो किसने मशवरा दिया? वो 3 मंथ पहले मैंने सोशल मीडिया यूज करना शुरू किया, तो एक इंडिया के हैं जर्नलिस्ट अविनेश आर्यन, उन्होंने मेरी वीडियो लगा दी। उन्होंने कहा यार आप बाबर की तरह लगते हैं बिल्कुल। और क्या तो उन्होंने वीडियोस मेरी लगाई, और दूसरे दिन सुबह मैं उठा तो
रात को उन्होंने वीडियो अपलोड की और सुबह 4-5 मिलियन पे वीडियो चली गई। इसको कहते हैं माशाल्लाह रातों रात स्टार बन जाना, मशहूर हो जाना, जबरदस्त। मतलब वो कभी मोहम्मद रफी का ड्रामा था ना, एक मोहम्मद कभी मैसेजेस। तो वकास मुझे बताएं कि वो लुक को रखने के लिए, बाबर आजम की लुक आप कुछ करते हैं, जैसे खास हेयर कट, खास कपड़े के ज्यादा लगूं? नहीं, कुछ खास नहीं करता, जो चीजें हर चीज नेचुरली है। नेचुरल, अच्छा। हर चीज नेचुरल। वैसे आजकल तो कुछ नुकसानात भी हो रहे होंगे इसके, वो नुकसानात क्या है? पूरी कौम बाबर आजम को ढूंढ रही है। नहीं, इनके लिए तो फायदा ही फायदा, अभी तो वायरल हुए हैं, इनके लिए तो इसलिए अच्छा गुड टाइम है भाई। बिल्कुल। तो मैं ना 8-9 दिन पहले ग्राउंड गया हूँ मैच देखने चैंपियन ट्रॉफी का, तो वहीं से मेरी एक वीडियो वायरल हुई और अभी मशहूर हुए हैं, जबरदस्त। तो आप आगे वकास अभी क्या करना चाहते हो, क्योंकि सोशल मीडिया में तो बहुत शोहरत भी है, पैसा भी है, जलील भी होते हैं हम लोग, मतलब जो मशहूर हो जाते हैं, ट्रोलिंग भी हमारी दबा के होती है, टिका के, तो कैसा कंटेंट आगे बनाएंगे आप? इंशाल्लाह फिलहाल तो ये क्रिकेट को जारी रखूंगा आगे। सही, क्रिकेट खेलेंगे तो मैंने यही कहा था कि वीडियोस कैसी बनाएंगे, मतलब वीडियोस कैसी बनाएंगे? सोशल मीडिया से ही तो है ना भाई। कंटेंट तो बनाएंगे तो लोग देखेंगे ना, खुश होंगे। क्या बनाएंगे? कोई भी वीडियोस वगैरह। अभी तो फिलहाल यही चल रहे हैं, इंटरव्यूज इतने चल रहे हैं, दिन में 5-7। अभी बड़ा बिजी हूं नादिया खान, प्लीज, आई डोंट हैव टाइम। मैंने सोचा नहीं, बिल्कुल सही है, मतलब चीज का, लेकिन सोचिएगा कभी कभी ना, जब फुर्सत में कभी कमरे में बैठे हो, आगे क्या करना है। जी जरूर। मुलाकात हुई अच्छा वैसे बाबर आजम से कभी? बाबर ने देखा कि भाई तो मेरी तरह है बिल्कुल? बाबर भाई से पहले मुलाकात हुई थी जब मैं वायरल नहीं था। अच्छा। उन्होंने बुलाया था मुझे, किसी ने मेरी वीडियो उनको सेंड की थी, एक दोस्त। किसी दिन ऐसा ना हो जाए मैच हो, बाबर का यार जा यार मेरे या ये कि या शुरू में ये भी कह सकते थे ज्यादा नजर ना आना, तो लोगों को पता ना चले। नेशनल एकेडमी में ना, जहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं, वहीं पे ऐसे ही होता है। जब मैं चला जाऊं, वो जिम में हूं, तो लोग मुझे समझते हैं कि आप बाबर भाई का प्रैक्टिस शुरू करनी है। मैं कहता हूँ यार वो जिम में है, मैं उनकी तरह दिखता हूँ। तो फिर ग्राउंड में भी ऐसे ही होता है, कुछ लोग तो समझते हैं ये बाबर है और कुछ लोग समझते हैं ये उनकी तरह लगता है। नहीं, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको कमर्शियल्स भी ऑफर हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से सस्ते में जरा थोड़ा डील हो जाएगा, थोड़ा बजट एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, तो ब्रांड्स को बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा मुझे बात है वकास, आप आर यू मैरिड, बच्चे वगैरह, मतलब क्या सीन है? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। कितना हंसते मुस्कुराते शर्माते हुए का तो बात भी है। बाबर आजम की भी नहीं हुई? हाँ, बाबर की भी नहीं हुई है, तो जब बाबर करेंगे फिर आप शादी करें। हाँ, क्या सोचा है? अच्छा, तो वहाँ पे झंग में लड़कियां भी बड़ी मतलब फैन हो जाती होंगी, देखो बाबर आजम कितना लग रहा है। नहीं, जंग में तो इतना नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे अब बहुत मैसेजेस आते हैं। क्या मैसेजेस आ रहे हैं? अंदर से खुशी नजर आ रही है ना, क्योंकि जो फैंस हैं वो तो पागल हो गए होंगे, तो क्या मैसेजेस आ रहे हैं उसमें? रिश्ते आ रहे हैं क्या, बता दें। रिश्ते तो फिलहाल नहीं आ रहे, लेकिन यही प्यार मोहब्बत वाले मैसेज। क्या बात, प्यार मोहब्बत ही है दुनिया में यार, प्यार मोहब्बत चाहिए। यही है। लेकिन बाबर आजम को आप बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि आपको प्यार मोहब्बत के मैसेज आ रहे हैं। बाबर आजम जो असली वाले हैं उनको बिल्कुल बड़े मुश्किल में वो नहीं, ये सोशल मीडिया पे ही है। जी वकास, बहुत शुक्रिया भाई, हमें वक्त दिया आपने, और बाबर आजम से आपकी मुलाकात भी हो और फिर आपकी शादी भी हो, जो रिश्ते उनमें से एक आखिरी बस सवाल, आपको लगता है कि आपकी जो गेम है, क्योंकि ये भी क्रिकेटर है, क्या आप बाबर आजम से बेहतर खेल सकते हैं? नहीं। अच्छा, वो पाकिस्तान के स्टार हैं, हम उनसे कैसे बेहतर खेल सकते हैं? उन्होंने माशाल्लाह इतनी उनकी अचीवमेंट्स है, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा। और अगर आपको मौका मिले तो आप खेलना चाहेंगे पाकिस्तान टीम के लिए? इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे। बस गुड, जबरदस्त है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको देखेंगे पाकिस्तानी टीम में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े शर्मीले अंदाज में आपने ये जरूरी एलिमेंट भाई, लेकिन क्योंकि देखो ना, इंसान ये बड़ी जरूरी है। हमारे कल्चर में शादी की बात ना करें तो बड़ी अजीब सी बात है, ना ड्रामा मुकम्मल होता है, ना कोई शो मुकम्मल होता है। लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस से इन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप मुझे टीम में देखेंगे, कमर्शियल्स में देखेंगे। क्यों भाई, क्या मतलब ये हमारे को हिंट छोड़ गए हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में मजीद सोचेंगे हम भी, आप भी, लेकिन कहीं ना जाइएगा, देखते रहें 365 न्यूज पे जहान रमजान ट्रांसमिशन। जी एक बार फिर खुशामदीद आपको करते हैं, और शो के आखिरी सेगमेंट में कुछ मौसम की बात हो जाए, क्या ख्याल है? और अच्छी खबर
अच्छी खबर है, मुझे बड़ी खुशी होती है। आई थिंक सबसे अच्छा लगता है कि बारिश होने वाली है हमारे यहाँ, एक बड़ी खुशखबरी होती है। और कराची में स्पेशली हवाएं रुक जाएं, गर्मी हो जाए, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और हर जगह ही वैसे तो जनरली, लेकिन बारिशें यहाँ कम होती है तो हमारा नजर हवा पे ज्यादा बड़े मुश्किल 2-3 दिन तो बहुत ही ज्यादा शदीद गर्मी थी दोपहर के वक्त, बहुत ज्यादा। तो कहा जा रहा है कि 1-2 दिन बाद और अभी से थोड़ा मौसम बेहतर होने की तरफ जा रहा है। तो हमें अंजुम नजीर साहब ने ज्वाइन किया, डिप्टी डायरेक्टर मेट ऑफिस है। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है, सुनने में आया पंजाब की तरफ। जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल। गिलगित बल्दिस्तान कश्मीर जी, कल भी इस्लामाबाद में कुछ इलाकों पे हल्की बारिश हुई, ताहम KPK कश्मीर और गलियात वगैरह में भी एक बारिश का स्पेल हुआ। ताहम इस बात की तवक्को है कि आने वाले दिनों में मजीद ये स्पेल शिद्दत इख्तियार करेगा और 14, 15 और 16 तारीख को मुल्क के शुमारी इलाकों में एक अच्छी बारिश का इम्कान है, जिसमें गलियात, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके, इसके साथ साथ कश्मीर और पंजाब, शुमाली पंजाब के जो पहाड़ी इलाके हैं, इनमें एक अच्छी बारिश के साथ जो है एक अच्छा स्नोफॉल का स्पेल होगा। और इसके साथ साथ वस्ती पंजाब, जी बिल्कुल, वस्ती पंजाब बशमूल लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इससे मुल्हिका इलाकों में भी एक अच्छी बारिश का इम्कान। और कितने दिन तक ये बारिश चलेगी? ये जी 16 तारीख की शाम तक या 17 तारीख की सुबह तक ये सिलसिला बरकरार रहेगा। माशाल्लाह, बहुत जरूरी और वक्फे से, यानी कि 17 तक, फिर उसके बाद ब्रेक आएगा थोड़ा सा, यानी ये सीजन बारिश का ही चलेगा? जी ऑफ कोर्स, मुल्क के शुमारी इलाकों में तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि ये 16 तारीख की रात या 17 तारीख की सुबह तक ये सिलसिला रहेगा, फिर उसके बाद कुछ गैप होगा, फिर एक और सिलसिला आने की तवक्को है। ताहम आप ये कह सकते हैं कि मुल्क के जो शुमाली इलाके या आधा पाकिस्तान जो शुमाली पाकिस्तान है, उसमें मौसम बहुत खुशगवार और अच्छा है रोजेदारों के लिए। ताहम जो जनूबी इलाके हैं वहां पर अभी गर्मी की शिद्दत बरकरार है, जैसे आज कराची में भी गर्मी है। ताहम ये एक अच्छी नवीद ये है कि आज कराची में गर्मी का ऑलमोस्ट आखिरी दिन था। कल से कराची में मौसम कुछ हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगा, समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी और जुमेरात से लेकर अगले 10 से 12 रोज के दौरान कराची में जो है समुद्री हवाएं अच्छी रफ्तार से बरकरार रहेंगी। टेम्परेचर क्या रहेगा? मैक्सिमम टेम्परेचर कितना टेम्परेचर होगा दिन में और फिर रात में? देखिए जी, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 33 से 35 के दरमियान में एक्सपेक्ट होगा और इसके साथ साथ हवा होगी तो मौसम कदरे बेहतर होगा, जबकि रात के दर्जे हरारत 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा सर, सिंध में थोड़ी सी बारिश की भी उम्मीद, या हम बस स्प्रे करके गुजारा कर लें बस? हाँ, बारिश की फील ले लें स्प्रे करके। बिल्कुल। इसमें सिंध के कुछ इलाकों में जुम्मे और हफ्ते को गरज चमक के साथ हल्की बारिश के तो इम्कान मौजूद हैं। किस इलाके को पता है, किस जगह में हमने वहाँ पहुँचना होता है? जी ट्रैफिक बहुत है, पहले बता दें कौन से एरियाज, ताकि हम वहाँ कुछ सहरी और इफ्तारी का वहाँ पहुंचे और मौसम चेंज हुआ। वहाँ के हम दोस्तों को अलर्ट कर देंगे कि जी इन डेट्स में हम आ रहे हैं आपके पास सहरी करने, इफ्तारी करने, तो इलाके बता दें प्लीज। देखिए जी, जुम्मे के रोज जो है वो जामशोरों के चंद इलाकों में जो है गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि हफ्ते के रोज दादू के जो मगरबी इलाके हैं उसके साथ कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना के मगरबी शुमारी इलाके, जैकबाबाद, कश्मोर, कनकोट, सक्खर के शुमारी इलाके, इसके साथ साथ घोटकी और कुछ हद तक खैरपुर के कुछ इलाकों में जो है गरज चमक के साथ एक हल्की बारिश के इम्कान मौजूद हैं। और कराची में थोड़ा सा कोई आप वो भी दे दें, कोई आइडिया? कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, ताहम बादल चले, कोई धूप कब निकले, बादल वगैरह कुछ ऐसा कोई सी तवक्को नजर आ रही है कि शायद वाली बात है, अभी कंफर्म नहीं है कि जुम्मे के रोज कराची के जो आप ये कह लें कि जो आउटस्कर्ट्स हैं वहां पर कुछ बादल बन जाएं और कोई हल्की बस कुछ मतलब बस जुम्मे के दिन कपड़े ना धोएं, बाकी तो सारा साल आप कपड़े धो सकते हैं ये आने वाले जुम्मे पे नहीं। बहुत अच्छी खबर आपने बताई। तो मतलब जुम्मे को आप अजब साहब वैसे अच्छी बात है, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ आते थे, उनसे बड़ी हमारी मजे की यानी लाइटर नोट पे बात होती रहती थी और मौसम भी, तो आपके साथ भी ऐसी गुफ्तगू हो रही है, अच्छी बात है हमारे लिए। जी बहुत शुक्रिया सर। एक मैं जरा हट के सवाल आपसे पूछूं जो आपसे कभी किसी ने नहीं पूछा होगा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, इसका मेरा यहाँ भी नहीं है सर। कराची में इतने मच्छर क्यों? ये कोई खास वजह है ना? ये सर्दी में मरते हैं
ना ये बारिशों में कहीं छुपते हैं, ये क्यों है? और बहुत ज्यादा बड़े बड़े मच्छर और एक्सट्रीम पे मक्खियां भी हैं, मक्खी भी है, मच्छर ज्यादा है, बहुत ज्यादा मच्छर, और ये मरते भी आसानी से नहीं है। ये कौन से मच्छर कहाँ से आए? मक्खियां भी हैं और मच्छर भी हैं जी। रीजन हम सबको पता है कि हम सफाई नहीं रखते हैं, हमारे आसपास कचरा इतना ज्यादा मौजूद रहता है कि ये मच्छर भी अब हमारे क्लाइमेट के साथ इतने, यानी कि आप कह लें कि वो सेटल हो गए हैं कि इनको ज्यादा गर्मी भी इम्पैक्ट नहीं देती, ये मरते नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता था, मैंने बड़ी सीरियस बात की, बिल्कुल सख्त गर्मी या सख्त सर्दी के दिनों में मच्छर मक्खी मर जाते थे, नहीं नजर आते थे। तो अब आप ये देख लें कि आजकल मौसम काफी हद तक गर्म है कराची में, उसके बावजूद अजब साहब इसी हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ आपसे इजाजत लेके हम आपने मौसम का अहवाल में बताया, और कराची में तो आप हमसे हमने बार बार पूछा, लेकिन ये सीरियस बात है। मच्छर वाली मैं आपको बताऊं, जो पहले कभी ताली से भी मर जाते थे ना, अब वो दो दफा करो नहीं मर रहे। तो टाइमिंग की बात है ना किस टाइमिंग से मच्छर को वेरी बैड। मक्खी नहीं मरती वैसे, मक्खी नहीं मरती, लेकिन ये स्प्रे हमारे तो 4 रैकेट भी खराब हो चुके हैं, आप यकीन करें। रैकेट ने भी जवाब दे दिया कि इतने बड़े मच्छर हैं और ये आसानी से, इतनी पावर मुझे दी नहीं गई है, इसमें से मुझे और वोल्टेज डालो। ये कराची के मच्छर हैं, ना ताली से मर रहे हैं ना उस रैकेट से। स्प्रे तो कैसे तो ये मैं बहुत शुक्रिया अजब साहब का। ये तो बात है तफरी की जो है ना चलती रहती है। तफरी ये बहुत सीरियस मैटर है भाई, बहुत सीरियस मैटर है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उनके इतने बाइट्स हैं, इस पे तो मैं सेगमेंट करूंगी। बिल्कुल होगा, हम करेंगे, आप कहना करें। जाड़े रमजान में भी वक्त खत्म हो चुका है और आपको जाले और मंशा ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद, तो हमारी ट्रांसमिशन ऐसे ही जारी रहेगी पूरे रमजान। आप बहुत पसंद कर रहे हैं इसको नादिया के आने से, और आप जो फीडबैक दे रहे हैं बड़ा जबरदस्त आ रहा है। नहीं मैं आई हूँ, देखें बारिशें शुरू हो गई हैं, मौसम अच्छा हो गया, और क्या चाहिए आपको, ये तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन यू सी। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह सेम टाइम ऑन 365 न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।